अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेटवे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सेकेंड ईयर फिज़िक्स के रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से जो आपका चैप्टर है न्यूक्लियर फिज़िक्स का, उसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपके बुक के बैक के पहले करा रही हूँ, क्योंकि आपकी बुक के जो बैक में जो गिवन क्वेश्चंस होते हैं देर आर मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये एग्ज़ाम में 30% के आने के ज़्यादा चांस होते हैं। एंड सेकेंड वीडियो में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, फिर मैं उसके क्वेश्चंस के नोट्स भी उसी वीडियो में बताऊँगी। So let's start with the first question from section of this short question answers. इसमें पूछा व्हाट इज़ न्यूक्लियर डिके, वाई इज़ न्यूक्लियर डिके डिस्क्राइब एज स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम। अच्छा, न्यूक्लियर डिके जो एक रेडियो एक्टिविटी में जो न्यूक्लियर डिके का प्रोसेस है उसको स्पॉन्टेनियस और रैंडम प्रोसेस कह के क्यों डिस्क्राइब किया गया है। इसके दो रीज़न है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं स्पॉन्टेनियस और रैंडम का मतलब क्या होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है बेसाख्ता अपने आप या फिर खुद ब खुद किसी चीज़ का स्टार्ट हो जाना। एंड रैंडम का अगेन मतलब होता है कि किसी चीज़ का अचानक स्टार्ट हो जाना, किसी प्रोसेस का अचानक हो जाना। तो अचानक हो जाना और खुद ब खुद स्टार्ट होने की वजह से न्यूक्लियर डिके को क्यों डिस्क्राइब किया जाता है। पहला पॉइंट है रैंडम, ये इसलिए क्योंकि हम इसके ज़रिए कभी भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि न्यूक्लियर डिके कब स्टार्ट होगा और कब जाके ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये अचानक से होता है। वी कैन नेवर प्रिडिक्ट कि क्या नाम है एक एलिमेंट कब डिके होना स्टार्ट करेगा, चाहे हम उसकी हाफ़ लाइफ भी पता हो। स्पॉन्टेनियस इसलिए क्योंकि ये एक नेचुरली फिनोमेना है जो किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस पे डिपेंड नहीं करता। मैंने नीचे लिखे टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कोई भी केमिकली किसी भी कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता। इस वजह से ये खुद ब खुद हो जाता है, इसलिए इसको डिस्क्राइब किया जाता है एज अ स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम प्रोसेस। सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। अब आप लोगों ने मैट्रिक्स से पढ़ा होगा, एक होता है न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस और उसके दूसरे हैंड पे होता है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। फिजन प्रोसेस में होता है दो लाइट, एक हैवी जो न्यूक्लियस होता है वो दो लाइट न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है। बट जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है उसमें इसका उल्टा हो जाता है। इसमें तो लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक हैवियर न्यूक्लियस बना लेते हैं। मैंने इस आंसर में हाइड्रोजन आइसोटॉप्स की एग्जांपल दी है एज अ लाइट न्यूक्लियाई। तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स बनके एक हैवियर न्यूक्लियस बनता है हीलियम का। तो अब जो ये न्यूक्लियस बन जाता है, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ होती है उस वजह से जो बनने वाला जो न्यूक्लियस होता है हैवियर न्यूक्लियस, उसमें क्या नाम है हमेशा उसका मास जो ओरिजिनल जो दो न्यूक्लियाई कंबाइन हो रहे हैं उनसे कम ही होता है। और जो एनर्जी रिलीज़ है वो आइंस्टाइन की ये E=mc² वाली एनर्जी इक्वेशन से एक्सप्लेन किया जा सकता है। दैट्स ऑल। और अब क्वेश्चन 3 में पूछ रहे हैं हाउ आर एक्टिविटी एंड डिके कांस्टेंट रिलेटेड इन रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। इसको आप समझ लें तो खुद भी लिख सकते हैं कि इसका रिलेशन पहले मैंने इसका फॉर्मूला दे दिया A=, लैम्डा एंड यहाँ पर ए एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और लैम्डा जैसे आपने ऑसिलेशंस ऑफ वेव्स के चैप्टर में फर्स्ट टाइम में पढ़ा होगा, वहाँ पर लैम्डा वेव की लेंथ को रिप्रेजेंट करता था। बट इन दिस चैप्टर न्यूक्लियर फिज़िक्स या फिर रेडियो एक्टिविटी की जहाँ भी आप ब्रांचेस में देखेंगे, लैम्डा को हम रिप्रेजेंट कराते हैं एज अ डिके कांस्टेंट ऑफ एनी रेडियो एक्टिव मटीरियल या एलिमेंट। तो अभी दोनों सामने सामने हैं। अगर ये अपॉन में लिखे होते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन में लिखा होता है तब इनका इन्वर्स रिलेशन होता है। बट अब इस फार्मूले को देख के पता चल रहा है इन दोनों का ये रिलेशन है डायरेक्ट। इसलिए अब आप खुद भी लिख सकते हैं कि अगर जितनी ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी होगी उतना ही ज़्यादा उसका डिके कांस्टेंट होगा, बिकॉज दे बोथ आर डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन ईच अदर। और एंड उसके नंबर ऑफ़ रेडियो एक्टिव एटम्स पे आ जाते हैं किसी भी गिवन टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा व्हाट इज़ मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसमें आपको दोनों की डेफिनेशंस बतानी नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो न्यूक्लियस वैसे एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, ये आप लोग को पता है। तो उस न्यूक्लियस में उस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब दूसरा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये कौन सी एनर्जी होती है? ये वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिससे हम किसी भी न्यूक्लियन को न्यूक्लियस से सेपरेट कराते हैं। न्यूक्लियन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है, उसको किसी भी न्यूक्लियस से रिलीज़ कराने के लिए जो भी एनर्जी यूज़ होती है दैट्स कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। नीचे मैंने इसका फॉर्मूला लिखा, अभी भी लिख लेना आंसर में अपने।
अगेन एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें पूछा व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ इंपॉर्टेंट इन स्टडीइंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। हाफ लाइफ जो किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की होती है वो बताती है कि क्या नाम है, लाइक एक एलिमेंट कितना डिके हो चुका है, कितना रह चुका है। अब ये इम्पॉर्टेंट किस लिए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए। सबसे पहले ये उसकी स्टेबिलिटी बताता है कि अभी एलिमेंट कितना अनस्टेबल है। जब एलिमेंट बहुत अनस्टेबल होता है तो बहुत रेडिएशंस उससे निकलती हैं। जैसी स्टेबिलिटी की तरफ आता रहता है रेडिएशन इमिट कर करके उसकी रेडिएशन इमिट होना थोड़ी कम हो जाती हैं, और साथ साथ ये उसका डिके रेट बताता है। सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है ये किसी भी, जो मैंने कहा था इमिट होने के बाद कितना बच जाएगा आपके पास रेडियो एक्टिव मटेरियल किसी भी गिवन टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे, ये वो प्रिडिक्ट करने में, अंदाज़ा लगाने में हेल्प कर सकता है। थर्ड है ये है कि ये कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस होता है, उसमें आप फॉसिल्स, बहुत पुराने पुराने साइंटिस्ट, फॉसिल्स, आर्कियोलॉजिस्ट, उनकी एज पता कर पाते हैं इस प्रोसेस के ज़रिए। सो दैट्स वाई हाफ लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहे हैं नेम द टू मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग अ चेन रिएक्शन। आपकी बुक में एक न्यूक्लियर रिएक्टर बताया, जिस न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी इन्वेंशन है जिसमें रखकर हम न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल वे में कर सकते हैं। अगर अनकंट्रोल वे में होगा तो इसके बहुत डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं, लाइक किसी को, ह्यूमंस को इसकी रेडिएशन का बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इसको यूजली न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं या फिर किसी लेड बॉक्स में करते हैं। और उसी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर दो मेथड्स हो रहे होते हैं, ये दो वैसे उसके कंपोनेंट्स हैं, लेकिन पुरानी बुक में इसको एज एन मेथड्स भी बताया गया था, इसमें भी मेथड है। तो ये मैंने आपको बुक के ही मेथड्स बताए हैं, एक मॉडरेटर और एक प्रोटेक्टिव शील्ड। ये दोनों वैसे छोटे भी थे तो मैंने कहा आप लोग ईजिली कर पाओगे। तो मॉडरेटर का क्या काम होता है, जो फिशन के प्रोसेस में, न्यूक्लियर फिशन के, वो जो एलिमेंट्स जो स्प्लिट हो जाते हैं तो उस बड़े न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन्स भी बनते रहते हैं। तो ये उन न्यूट्रॉन्स को क्या नाम है, स्लो डाउन कराने में, इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से करेंगे अनकंट्रोल हो जाएगा तो उसके इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो मॉडरेटर के लिए यूज़ किया जाता है, सबसे बेस्ट मॉडरेटर होता है D2O, जो का हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप है, ड्यूट्रियम का। हैवी वाटर यूज़ कर सकते हैं आप, फिर ग्रेफाइट और बेरिलियम भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है कि आइडियली जो कोई भी एक आइडियल मॉडरेटर होता है, एक आइडियल मॉडरेटर का हमेशा एटॉमिक वेट होगा लो, यानी कम होगा उसका एटॉमिक वेट। और न्यूट्रॉन्स के लिए वो क्रॉस सेक्शन एरिया वो कहते हैं, वो लो एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया देगा न्यूट्रॉन्स के लिए। सेकंड है प्रोटेक्टिव शील्ड। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में हमेशा एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटेक्टिव शील्ड लगाते हैं, जो क्या नाम है, बायोलॉजिकली शील्ड, यानी बायोलॉजिकली यानी ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ना इनकी रेडिएशन पहुंच पाए, इसलिए लगाते हैं ताकि ये एक कंट्रोल मेथड में हो। तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे जो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से थे। अब मैं इसके लॉन्ग करा रही हूँ जो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से, और स्पेसिफिकली वो आपकी बुक्स हैं। तो सबसे पहला लॉन्ग जो, और ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ये मैं लास्ट में वीडियो की जब लिंक शेयर करूँगी तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट जो भी है ना वो लगा दूँगी मैं, ये भी सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी, स्टेट द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, शो दैट द रेडियो एक्टिविटी इज़ एक्सपोनेंशियल इन नेचर। रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस क्या होता है ये मैं बता दूँ। रेडियो एक्टिविटी का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस अपनी एनर्जी रेडिएशन से लॉस करे। आसान लफ्ज़ों में एक एलिमेंट, वो एलिमेंट्स जिनका मास 82 से ज़्यादा होता है, वो आपने पीरियोडिक टेबल के, वो बहुत ही हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो वो ख़ुद को स्टेबिलिटी की तरफ लाने के लिए रेडिएशंस को इमिट करते हैं ताकि वो स्टेबल बन जाए। और इन स्टेबिलिटी को हासिल करने के चक्कर में वो जो रेडिएशंस को इमिट कर रहे होते हैं, उस सारे प्रोसेस को कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी। अब लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके क्या है, सबसे पहले मैंने इसकी स्टेटमेंट लिखा ली है। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके कहता है कि एक सैंपल में से जितने भी डिके है हो रहा है, रेट ऑफ डिके यानी इस रेट होते हैं किसी भी स्पेसिफिक टाइम में किसी चीज़ का होना। ये कोई भी रेडियो एक्टिव सैंपल जिस भी स्पेसिफिक टाइप पे डिके हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जितने भी रेडियो एक्टिव एटम्स जितने भी प्रेजेंट होते हैं उस इंस्टेंट यानी उस लम्हे में। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी ऐसी है। सबसे मैंने जो एक नॉर्मल कैपिटल एन है वो रेडियो एक्टिव एटम्स किसी भी गिवन टाइम पे हमारे पास हैं,
और जो डेल्टा एन है वो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो डिके होने वाले हैं। अब रेट ऑफ डिके मैंने कहा था, रेट का मतलब होता है किसी भी स्पेसिफिक टाइम में किसी भी चीज़ का होना, तो इसी तरह से ये डेल्टा एन है हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स जो किसी भी टाइम पर डिके होने वाले हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितने भी हमारे पास सैंपल के रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट थे। अब इन दोनों का जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा जो सेकंड स्टेप का, फिर हम एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट इंट्रोड्यूस यहाँ पर हो रहा है, उसका नाम है डिके कांस्टेंट। इस तरह से इसकी सारी की सारी डेरिवेशन है, बहुत ही शॉर्ट और मैंने बहुत ही ब्रीफ करके लिखवाई हुई है, और साथ में आप ये चार्ट भी बना लेना इन केस अगर ये लॉन्ग में आगे शॉर्ट में भी आ गई तो भी चार्ट बना ले, पेपर प्रेजेंटेशन में आपको हेल्प करेगा। सेकंड क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट भी एक साल आ भी चुका है उस फिजन और फ्यूजन का, तो सबसे पहले पूछा व्हाट इज़ अ न्यूक्लियर रिएक्शन, एक न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, और एक्सप्लेन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस। इस ये लॉन्ग है थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन, फिर मैं आपको समझाती हूँ। पहले न्यूक्लियर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो क्या नाम है किसी भी एटम के न्यूक्लियस के साथ कोई भी प्रोसेस होते हैं, और ये न्यूक्लियर रिएक्शन अब आगे दो चीज़ों में डिवाइड है, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन में। सबसे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन मैंने समझाया हुआ है जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस पहले भी बताया था स्प्लिट हो जाता है दो स्मॉल न्यूक्लाई में, और उसमें जो जब ये उसमें कन्वर्ट हो रहा होता है दो स्मॉल न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो रहा होता है तो थोड़ी सी एनर्जी भी रिलीज़ हो जाती है। अब एक्सप्लेनेशन में मैंने ये एग्जांपल दी है यूरेनियम 235 की, जिसने एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व किया है। अब इसको न्यूट्रॉन जब जैसे इसने एब्जॉर्ब किया ये अनस्टेबल हो गया, और अनस्टेबिलिटी के बाद इसने ख़ुद को स्प्लिट किया दो छोटे न्यूक्लियाई में। अब उसके साथ फिजन रिएक्शन में क्या होता है, जब वो दो छोटे न्यूक्लियाई में एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट हो रहा होता है तो उसके साथ थोड़े से न्यूट्रॉन्स भी क्या नाम है साथ साथ रिलीज़ हो जाते हैं उसी न्यूक्लियस से, और उन न्यूट्रॉन्स के रिलीज़ होने की वजह से ये फिजन रिएक्शन एक चेन रिएक्शन कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये रिएक्शन और ज़्यादा चलता रहता है अनटिल इसको कंट्रोल ना किया जाए। अब जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो हमेशा इसमें प्रोडक्ट का जो क्या नाम मास होगा वो लेस होता है ओरिजिनल न्यूक्लियस के मास से, और ये मास डिफेक्ट एक तरह से बता रहे हैं। और ये जो मास में हमें डिफरेंस दिखा है ये इस मास डिफेक्ट से भी हम समझ सकते हैं आइंस्टाइन की एनर्जी इक्वेशन से, और इसकी एग्जांपल में आप ये इक्वेशन याद कर लें। अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बिल्कुल ही चेन रिएक्शन होते हैं फिजन के मुकाबले में, जिसमें दो लाइट न्यूक्लियाई से एक हैवी न्यूक्लियस बनता है और उसमें एक हाई अमाउंट की एनर्जी रिलीज़ होती है। अब इसकी भी एक्सप्लेनेशन ये है, जब लाइट न्यूक्लियाई एक दूसरे में फ्यूज़ हो जाते हैं यानी कंबाइन हो जाते हैं और जो बनने वाला न्यूक्लियस मिलता है उसकी एनर्जी उन दोनों न्यूक्लियाई से कम होती है। अजीब सी बात है लेकिन इस में यही होता है, और ये अब मास का जो डिफरेंस मिलता है हमें कि इसका मास कम आ रहा है तो इसी डिफरेंस को हम कहते हैं मास डिफेक्ट। अब इसके भी एग्जांपल मैंने ड्यूट्रियम की लिखी है, आइसोटॉप के जो हाइड्रोजन है कैसे वो हीलियम बना के एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें पूछ रहे हैं हाउ डू द सन एंड स्टार्स प्रोड्यूस एनर्जी, व्हाट इज़ द प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, एक्सप्लेन विद डिटेल्स। ये प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल एक ऐसी इन न्यूक्लियर रिएक्शंस की साइकिल है जो सन और स्टार्स में होती है। इसका आंसर मैंने इस तरह लिखा है कि सन और स्टार में जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं लाइक जो सूरज इतना रोशन है, सितारे इस टाइप के स्टार्स जो इतने हमारे पास यहाँ पर ग्लो करते हैं, इधर भी प्रोसेस चल रहे होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के। इस सन और स्टार में अगर किसी एमसीक्यू में पूछ लें इनमें कौन सा प्रोसेस चल रहा होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन मेनली चल रहा होता है जिसमें जो लाइट वाले न्यूक्लियाई है वो कंबाइन होकर हैवी वाले बना लेते हैं और उस चक्कर में बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। अब ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल के हिसाब से हो रही है, तो मैंने इसको 3 स्टेप्स में लिखा लिए छोटा छोटा करके। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई दो प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन यूजुअली एक ही चीज़ कहा जाता है। केमिस्ट्री में एसिड्स में प्रोटॉन्स को हाइड्रोजन के ही H पॉजिटिव के ही से ही हम रिप्रेजेंट कराते हैं, यहाँ पर भी यही सीन हो रहा है मतलब यही बात कर रहे हैं। अच्छा, दो प्रोटॉन्स जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई वो फ्यूज्ड होते हैं, फ्यूज यानी कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होकर ड्यूट्रियम का न्यूक्लियस बना रहे हैं।
अब ड्यूट्रियम का न्यूक्लियस बन जाएगा। उस ड्यूट्रियम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होगा उस ड्यूट्रियम के न्यूक्लियस के अंदर, और ड्यूट्रियम के न्यूक्लियस के साथ एक पॉजिट्रॉन भी होगा। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, और फिर एक और बनता है हमारे पास न्यूट्रिनो। ये 3 चीज़ें बन गई। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि जो ड्यूट्रियम न्यूक्लियस किस जो एक ड्यूट्रियम न्यूक्लियस अब दूसरे प्रोटॉन के साथ कंबाइन होगा, फिर वो हीलियम 3 न्यूक्लियस बना देगा। हीलियम 3 न्यूक्लियस में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, 2 प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन और एक गैमा रे फोटोन आ जाएगा। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, ये जो हीलियम 3 न्यूक्लियस बना है ये हीलियम 4 न्यूक्लियस बनेगा, ना कि प्रोटॉन्स के साथ आगे फर्दर कंबाइन होते जाएंगे और नए नए एलिमेंट्स या फिर चीज़ें बना लेंगे। अब वो जो 4 प्रोटॉन्स थे वो एक हीलियम 4 के साथ क्या नाम है कंबाइन हो जाएंगे, और फर्दर एनर्जी और पॉजिट्रॉन और ये न्यूट्रिनोस ये सब रिलीज़ होंगे। अब जो एनर्जी रिलीज़ होती है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल्स में, वो भी मास डिफरेंस से आती है, यानी मास इफेक्ट से आती है। जब जितना ये हीलियम प्रोटॉन्स के साथ और ये जो बनने वाले न्यूक्लियस प्रोटॉन्स के साथ कंबाइन होते हैं, और वो मास इफेक्ट जो है या फिर मास डिफरेंस, वो भी आइंस्टाइन की एनर्जी इक्वेशन से रिप्रेजेंट होता है। सो आई होप आप लोगों को ये वाले नोट्स समझ आ गए हों। आप लोग इसकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लें। इंशाल्लाह इसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और स्टडी पे फोकस करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।